वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। तो कर चुके हैं, एक चैप्टर कंप्लीट भी कर दिया है। उसी की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैं आप सबको एम एल अग्रवाल वो CBSE की हो चाहे ISC बोर्ड्स की हो, दोनों के लिए ही यूजफुल होगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने कंटेंट पर बात करते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का टॉपिक, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये चीजें, इसकी बेसिक पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई तो आगे चल के जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जो इंटीग्रेशन पढ़ना है, उनमें ये काफी यूजफुल होगा। तो आप लोग प्लीज बने रहिए और इसको देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब हम लोग बहुत पहले से लिखते चले आ रहे हैं कि एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, डायमेंशन की बात कर लें, एम इनवर्स, एल इनवर्स, ए इनवर्स। तो इनवर्स जब भी कहते थे तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता था कि जो भी अलजेब्रिक फंक्शन हो उसके ऊपर अगर पावर -1 कर दें तो वो इनवर्स हो जाता था। लेकिन ये तो मैथ है। अब मैथ में इनवर्स पढ़ना है, इनवर्स किसके लिए? तो उसके आगे इन्होंने बता रखा है किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कितने हैं? तो वही नॉर्मल 6 जो शुरू से पढ़ते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही तो 6 पढ़ते आए हैं। अब जब ये 6 ही फंक्शन है, इनमें बस क्या करना है, इनवर्स लगाना है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इतना ही आसान है ये पूरा चैप्टर। क्लास 12th की मैथ सब कहते हैं कि बहुत टफ है, सच में टफ है, लेकिन अगर हमने उसके बेसिक्स को समझ लिया, उसकी आधार को, उसकी जड़ को, उसकी रूट को समझ लिया, तो मैथ्स का कोई टॉपिक आ जाए आपको वो टफ नहीं लगेगा। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, खत्म करते हैं। फर्स्ट अगर देखा जाए कि ये इनवर्स अप्लाई कैसे होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो सीधे सीधे एक लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू साइन y। हर क्वेश्चन में मैं ये करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, सीधे सीधे लिख देंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात कहेंगे यहां से ये कैसे हो गया? तो देखो, जब पिछली क्लास में हम लोग इनवर्स पढ़ते थे तो वहां पे क्या पढ़ते थे कि लाइक अगर लिखा है 1/a, इसको ही क्या लिख लेते थे, a की पावर -1। 1/a² लिखा है तो इसको लिख सकते थे a की पावर -2। लेकिन ये तो 2 हो गया तो भाई -2 हो गया। अब यहाँ पर तो लागू नहीं हो रहा है। तो 1/a, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन जब हमारा डिनोमिनेटर में होता है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर शिफ्ट करते हैं, हर से अंश पर जाते हैं, तब पावर -1 हो जाती है। अब यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखो y को ऐसे ही रहने दो। अब अगर कहीं पर 1 किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर -1 है तो इसे 1/a लिख सकते हैं। सेम यहां पर कर दो, साइन के ऊपर लिखा है -1 तो इसे लिख लो 1/sin। x को यहीं पर रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन ये हो गया y इज इक्वल टू क्या बचा, x। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका अप्लाई करना कहां पर है, तो एक चीज याद रखना कि हम लोगों को 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में बस सारे के सारे 6 फंक्शंस की हमें रेंज याद रखनी है और कुछ नहीं। भाई मैथ से तो फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले हैं तो उनकी प्रॉपर्टी होगी।
बस हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला लर्न रखना है, प्रॉपर्टी लगाना मैं सिखा दूंगा, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेंज की, ठीक है। तो रेंज की अगर बात करते हैं तो बस 6 फंक्शन है, 6 लिख सकते हैं। लाइक लिख लिया साइन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन x, देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब तो ये पता चल गया कैसे लिखा। ऐसी कंडीशन पे y मतलब जो ये एंगल होगा दैट इज बिलोंग ओनली -π/2 प्लस π/2। क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि जो y है, y मतलब हमारा जो एंगल है, एंगल वो भी किसका, किसी भी साइन का, तो उसकी वैल्यू जो मिनिमम हो सकती है वो -π/2 मतलब -90 डिग्री टू +90 डिग्री तक। रेंज का मतलब क्या, और इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, रेंज। और रेंज का एक मतलब और होता है क्या, किसी चीज की कैसे निकालते हैं, अगर किसी चीज की, तो मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। अगर याद करते हैं तो 8th 9th या 10th में हम लोग एक पढ़ते हैं चैप्टर मीन मीडियन मोड, तो वहां पर रेंज निकालते थे। रेंज निकालने का तरीका क्या होता था कि किसी चीज की मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू को लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दो तो रेंज बता देता था। तो रेंज का मतलब यहाँ तक यही है कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई होगा, तो याद रख लेना किसी चीज की मिनिमम वैल्यू टू मैक्स वैल्यू वही उसकी रेंज बताती है। और हमेशा याद रखना साइन हो कॉस हो दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 टू +1 होगी। और कभी भी आप अगर कैलकुलेट करके देखना चाहें तो कैलकुलेटर उठाइएगा, कैलकुलेटर में साइन लिखिएगा और साइन के बाद अपना 10 डिजिट का फोन नंबर डाल दीजिएगा, उसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो देखेंगे इन दोनों के बीच में आएगी। मतलब साइन की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में ही होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, हमें केवल सबकी रेंज याद रखनी है, डोमेन से कोई मतलब नहीं है। रेंज का मतलब किसी भी y एक्सिस की वैल्यू को रेंज बोल देते हैं और x एक्सिस की वैल्यू को डोमेन बोल देते हैं, बस। क्लियर। तो हमेशा याद रखना बस हमें रेंज से मतलब है, डोमेन से कोई मतलब नहीं है। तो डोमेन को स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बस 6 है फंक्शन, 6 फंक्शन की रेंज याद रखनी है। तो सबकी लिख लेते हैं पहले जल्दी से। लाइक साइन थीटा साइन की अगर रेंज की बात की जाए तो -π/2 +π/2। कॉस की बात की जाए सब में इनवर्स लगा देते हैं। लाइक साइन इनवर्स y, y बिलोंग्स टू दिस, cos इनवर्स y, y बिलोंग्स टू 0 to π, and tan inverse y, then y belongs to -π/2 to +π/2। क्लियर। ऐसे ही आते हैं लाइक cot इनवर्स y, y belongs to -0 to π। अब बचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दो, सेक और कोसेक। तो सेक के लिए भी लिख सकते हैं sec इनवर्स y, then y belongs to। अब देखो sec कैसे बिलोंग करता है, sec का अपोजिट cos। क्लियर। अब sec का अपोजिट हो गया cos, cos की वैल्यू हो गई 0 से π। ये तो क्लियर है। एक तरफ लिख लीजिएगा 0 और एक तरफ लिख लीजिएगा π। अब बात आती है कि बीच में गैप क्यों किया गया, तो याद रखना sec और cosec में ऐसे कौन सी वैल्यू है जिस पर हमारा सेक या कॉसेक इनफाइनाइट शो करता है, या सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो सेक और कॉसेक में वो कौन सी वैल्यू आती हैं जिस पर हमारा एंगल इनफाइनाइट आता है। और कोई चीज नॉट डिफाइन कब होती है, जब 1/0 का केस हो। लाइक साइन 0 की वैल्यू 0। क्लियर। साइन अपोजिट है किसका, कॉसेक का, तो
तो साइन का अपोजिट अगर cosec 0 निकालते हैं तो 1/0 लिखते हैं। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो ऐसे ही sec और cos पे कब होगा, तो ये शो करता है π/2 के फॉर्म पे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉमा π/2, देन ये यूनियन करेगा π/2 तो कहाँ तक, 90 तक, सॉरी 180 तक। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब साइन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कोसेक। कोसेक इनवर्स y, देन y बिलोंग्स टू। अब भाई कोसेक अपोजिट है किसका, साइन का। साइन की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, -π/2 से कहां तक, +π/2। भाई साइन कितने पर 0 डिग्री आती है, तो साइन 0 पे आती है। अगर वही कोसेक 0 की वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉट डिफाइन शो करता है। तो कहां तक, 0, कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये इस यूनियन होगा 0। जो भी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर भी कर देंगे और इंटरवल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है अपने 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और ये है सारी की सारी रेंज। मैंने पहले ही बताया है, अगर हम लोगों को फर्स्ट ये रेंज अगर याद हो जाए तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब इनका अप्लाई देख लेते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, देन आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अब रेंज हमने याद कर ली है। लाइक अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोसेक इनवर्स √3/2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे लिख करके आएगा। पहला कॉन्सेप्ट वही क्या, लेट कर लेना जो भी हमारा क्वेश्चन है, ब्रैकेट लगा देना, किसी भी अदर वेरिएबल के, लाइक मैंने ले लिया a। क्लियर। अब यहां पर आते हैं, बात करते हैं कॉस। तो याद करो कॉस की रेंज क्या होती थी, 0 से स्टार्ट होता था, कहां तक जाता था, पाई तक। तो हमें इसकी ऐसी वैल्यू बतानी है जो ये इन दोनों के बीच में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल हमारा फंक्शन मतलब a, क्लियर, एंड लेस देन और इक्वल कहां तक, मैक्स वैल्यू तक जा सकता है, वो है पाई तक। बस यही चीज हम लोगों को लिखना पता होनी चाहिए। सारे के सारे जितने भी आईटीएफ का क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर ले जाओगे। कॉस इनवर्स √3/2 मैंने ए लेट कर लिया। कॉस की रेंज कहां तक है, 0 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगी, पाई तक जाएगी। अब जो वैल्यू हम लोगों ने ली है वो वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप, कॉस को उठा करके उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया cos A = √3/2। अब याद करते हैं cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यु, cos 60 की वैल्यू एंड cos 90 की वैल्यू। तो अगर हम लोग याद करते हैं तो cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, √3/2। तो लाइक cos A = इसे लिख सकते हैं cos 30। और हमने कैसे कहा लिखने के लिए, रेंज के फॉर्म में। रेंज मतलब पाई के फॉर्म में। तो पाई का मतलब π/3, π/3 ही होगा ना 60। कैसे, पाई की वैल्यू 180/3, 3 1 जा 3 6 जा 18 एंड 0, तो आगे कितना 60, मतलब ये गलत है। क्लियर। तो यहां पर क्या कर देंगे, π/6, π/6 करते हैं। 6 1 जा 6 3 जा 18 एंड 0 30। क्लियर। तो आप पहले देखिए कंफर्म कर लीजिएगा पाई में चेंज करना आ रहा है कि नहीं। जबरदस्ती मत कर लीजिए, नहीं इतना होता है। तो थोड़ा बेसिक पर भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाएगी
तो ये कॉस एंड ये कॉस अपने आप निगलेक्ट हो जाएंगे और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। π/6 को अगर सॉल्व किया जाए तो मैंने कहा 30 डिग्री आ रहा है। जो भी हमारा आंसर है वो कुछ ऐसा आया है। अब आंसर को जरा चेक करते हैं। ए की प्लेस पर यहाँ पे 30 रख करके देखते हैं, तो 30 क्या 0 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है? तो ऐसी वैल्यू आई जो 0 से बड़ी है और 180 से छोटी है, कॉस की रेंज को फॉलो कर रहा हो, तो वो हमारा आंसर जो भी होगा वो एकदम सही होगा। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन कोई होगा, अदर वेरिएबल करेक्ट करेंगे। कॉसेक आ गया, रेंज आपने पहले लिख ली। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज लिख लीजिएगा, बीच में साइन ये दो लगा देंगे और इनके सबसे मिड में क्या रखेंगे, जिसको हमने लेट किया है, इधर से उधर ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद वो एंगल याद करेंगे कि कितने पर वैल्यू आती है, वो वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर कभी भी आ जाए, आंसर को एंगल में बना लेना। बनाने के बाद यहाँ पर रख लेना कि 0 to 180 के बीच में ये है या नहीं। अगर ये नहीं का केस होता तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, बट ये 0 अल्फा जो आया है, ए जो आया है वो 30 डिग्री है, 30 हमारे रेंज के अंदर है, तो इसके लिए फिलहाल ये एंगल सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए जाएं। ऐसे ही लिख लिया, साइन इनवर्स 1 लाइक दिस। क्वेश्चन हो गया। अब इसको करना क्या है तुम्हें, जो भी क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, फिर हम लोग ए लेट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर दिया तो साइन ए, या फिर एक काम करो, जो भी क्वेश्चन था चलो इज इक्वल टू ए लेट कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद रेंज कहाँ गए, तो रेंज लिख लेते हैं। तो साइन की रेंज पता है कि -π/2 +π/2 होंगी, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब लेस देन आर इक्वल किसके, जो हमने लेट किया है, अगेन लेस देन आर इक्वल किसके, जो हमारी मैक्स वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, साइन को ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू आ गया 1। अब साइन पे 1 होता कितने पर है, तो 90 पे। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2, तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू साइन π/2। इन दोनों पे साइन और साइन इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल एंगल इज इक्वल टू कितना, π/2। ए पर आकर के रख करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक साइन देखो, ये इधर लगा है, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल, या तो वैल्यू इससे कम हो या फिर इसके इक्वल या फिर इसके बराबर। दोनों ही केसेस को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो जो भी रिजल्ट आए वो हमारा एकदम सही होगा। क्लियर? अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सारी की सारी वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही थी, तब तो बड़ा इजीली हो जा रहा था। अब लेकिन जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब वो कैसे सॉल्व होंगी, वो मैटर करता है। तो कभी भी क्वेश्चन वो नहीं आते, वो तो चलो बेसिक थी आ गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक को हमेशा माइंड में रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक तभी समझ में आएगी जब हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो अभी मैंने रेंज लिखाई है, आप प्रॉमिस करो कि आप वो याद रखोगे। मैं बताता हूँ, मैं आप सबको एकदम क्लियरली कहता हूँ, ट्रिक मैं बता दूंगा बट वो आपको याद होनी चाहिए। याद करना बहुत इजी है अगर सही से देखते हैं। वैसे ट्रिक क्या है रेंज याद करने की, तो 3 वैल्यूज में ऐसी आई हैं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना है। वो 3 वैल्यू ऐसी हैं जिनमें π/2, π/2 एंड π/2 का कॉन्सेप्ट आया है, मतलब -π/2 तो +π/2, और 3 वैल्यू ऐसी आई हैं जो 0 to π बिलोंग कर रही हैं। बस यही इतना ट्रिक याद रखना है और इन्हीं में अपना कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में जब बात करता है कि
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। 3 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। अगर विजुअल में दिक्कत आ रही, देखने में दिक्कत आ रही तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट वही कि cos इनवर्स -1/√2। अभी इससे मतलब नहीं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है वही याद रखना कि अदर वेरिएबल। यहां पर cot इनवर्स -1 इज इक्वल टू a एंड अगेन tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू a। 3 क्वेश्चन साथ साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि इनकी रेंज लिख लेना। यही तो बताया था। अब cos आ गया, cos की रेंज 0 to पाई। cot आ गया, इसकी भी रेंज कहां तक थी 0 to पाई। और tan की कहां तक थी -π/2 +π/2। यही तो थी। ये तो मैंने अभी रेंज लिख ली। अब बीच में गैप कर दिया। गैप किस लिए? क्योंकि इस फंक्शन को भी तो लाना है। तो इसकी वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल किसके, जो मैंने फंक्शन लिया है वो, एंड अगेन लेस देन आर इक्वल किसके, तो जो मेरी मैक्स लिमिट होगी ब्रैकेट क्लोज। यहां पर भी इज लेस देन आर इक्वल फंक्शन इज लेस देन आर इक्वल अपना मैक्स वैल्यू, एंड अगेन लेस देन आर इक्वल a एंड अगेन लेस देन आर इक्वल दिस। क्लियर? अब यहां पर आते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू -1/2। या तो हम इतने काबिल हों कि हमें भैया पता हो कि cos में -1/√2 कितने पे होता है, बट हम उतने तो हैं नहीं। जो बात है, हमें वैल्यू बस किसी तरह से 90 तक याद है। अब 90 तक याद है तो चलो थोड़ी देर माइनस को इग्नोर करते हैं। क्लियर? अब अगर जब माइनस को इग्नोर कर दिया तब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो π/4 की, या कह सकते हैं कि 45 की। तो अगेन इसको लिख सकते हैं cos a इज इक्वल टू माइनस लगा देते हैं और इसको लिख लेते हैं cos π/4। फिर यहाँ cos आया, यहाँ पे cos आया, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू -π/4। अब चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट सही है। तो भैया -π/4 को सॉल्व किया तो मैंने कहा 45 आया। 45 नेगेटिव लगाया तो -45 आ गया। क्लियर? जब ये -45 की कंडीशन दे रहा है तो यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? कहा था ना रेंज याद रखना, बात आ गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से 45। चलो 45 होता तब तो चलो काम चल जाता अपना, लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 से भी कम आ गई भाई। -45 है ना, तो -45 जब और भी कम आ गई तो मतलब ये रिजल्ट हमारा गलत हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक कि जितने भी अभी फंक्शन बताए हैं जिनकी रेंज 0 to पाई है, उनका रिजल्ट कुछ भी आए उसको हमेशा तुम्हें पाई माइनस कर देना है, लाइक पाई माइनस। ये है ट्रिक। फिर से देखते हैं। ट्रिक ये है कि हमने रेंज याद की, कहा था ना रेंज याद कर लो। रेंज याद हो गई तो जिनकी भी रेंज 0 से पाई बिलोंग करती है उनको क्या करना है, तुम्हें हमेशा पाई माइनस कर देना है। पाई माइनस कितना, तो जो भी एंगल आया होगा तो वो करते हैं। अब देन अल्फा इज इक्वल टू बताया पाई माइनस π/4 कर दिया। इसको यहीं पर करना है हमें एक्चुअली में। क्लियर? ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। तो यहां से फिर क्या लिखेंगे, cos a इज इक्वल टू माइनस cos पाई माइनस π/4। क्लियर? जब ये गलत हो जाए, इसको चेक कर लिया कि नहीं अब ये गलत हो रहा है, तो ट्रिक क्या थी कि कभी भी रेंज 0 to पाई होगी तो पाई माइनस कर देंगे। देन सॉल्व करेंगे, cos a इज इक्वल टू माइनस cos। अब ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा
और सीधे आ जाएगा 3π/4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4π माइनस पाई 3π/4, देन ए की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। अब यहाँ पर कहा चेक कर लेते हैं, तो चेक कैसे करेंगे कि 3π की वैल्यू 180/4, 4 1 जा 4 6 जा सॉरी 4 4 जा 16, कैरी 2 आ गया 4 5 जा 20, 45 इंटू 3 कर लेते हैं, 3 बच रहा है ना, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 135। अब चेक करते हैं जरा क्या हमारी ये रेंज के अंदर है कि नहीं। तो कॉस की रेंज 0 to 180, अब मुझे पता है कि 0 से 180 के बीच में ही कहीं ना कहीं 135 भी आएगा, 135 आएगा। अगर 135 आएगा तो दैट इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? गर्मी बहुत है, क्या किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ट्रिक समझ में आई। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। फिर यहाँ पर लिख लिया लाइक, ये इतना क्लियर, पहले ही सबका क्लियर लिख दिया था रेंज। फिर क्या लिखेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू -1। फिर क्या लिखेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट माइनस पहले लगा दिया π/4, देन ए इज इक्वल टू -π/4। फिर यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, तो फिर दिक्कत काहे की आएगी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसकी तो जो रिजल्ट आ रहा है वो तो माइनस में आ रहा है, और माइनस हमारी कॉट की लिमिट तो 0 तक ही है, नेगेटिव में तो है ही नहीं। तो जब नेगेटिव में नहीं है तो फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर क्या करेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस जो भी एंगल आया है वो क्या लिखेंगे सकते हैं ट्रिक में, पाई माइनस गिवन, या फिर जो भी हम लोग लेकर के आए हैं एंगल। क्लियर? लोगों के पास लिख दिया, यूट्यूब को भी नाराज नहीं करना है हमें, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? सॉल्व किया, देन यहाँ पर भी अल्फा कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो 3π/4। चेक करने की जरूरत है, तो 3 × 180/4, तो 135 आ जाएगा। कॉट की रेंज भी कहाँ तक है, 180 तक। तो ये आंसर जो है हमारा करेक्ट। अब ट्रिक दूसरी क्या थी कि जिनकी भी रेंज -π/2 to +π/2 है उन पे बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, tan a इज इक्वल टू, सीधे सीधे आने से लेना -√3, देन tan a इज इक्वल टू माइनस पहले लगा दो tan π/3, tan π/3 मतलब 60 या 180 ये 30, 180/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये कंफ्यूजन मत रखना, tan 60 की वैल्यू √3, जो नेगेटिव था माइनस था वो मैंने पहले लगा दिया। देन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/3। अब -π/3 सॉल्व करते हैं, मतलब 180/3 करते हैं तो -60 आ गया ना। तो -60 को अपनी रेंज पर रख के देखते हैं, तो इसकी कम से कम वैल्यू आ सकती है -90 से लेकर के +90। तो -60 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरा आंसर ये भी करेक्ट है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें हैं, बहुत ध्यान से रखना। इधर से उधर जरा सी भी नजर घटी दुर्घटना घटी ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वो कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है, बेसिक को पकड़ के चलो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बस बुक कुछ भी हो आपको लगानी है, आप एनसीईआरटी लगा लीजिए, बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट तब आईटीएफ के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, केवल एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी रेंज। सारी रेंज मैंने पहले भी लिख दी है, रेंज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक ये हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं दो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। आज मैं आप सबको होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क यही जो हम लोगों ने 9th या 10th में फॉर्मूले लिखे थे वो फिर से रिकॉल करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इन फॉर्मूलों के बिना नहीं हो सकती। दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक नहीं। तो दो टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। फर्स्ट क्या है कि लाइक लिखा है, बाहर पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इनवर्स है, तो
तो ये और ये मिलकर के, मैंने कहा था ना इनवर्स मतलब 1 अपॉन, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, सीधे क्या बचेगा x। ऐसे ही लिख लिया cos, cos इनवर्स x, इसका भी रिजल्ट क्या, देन x, जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ पे लाइक लिखा है, tan ब्रैकेट अंदर इनवर्स वाला फंक्शन डाल दिया, तो जो भी हमारा एंगल बच रहा है वो लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 का ये है कि पहले इनवर्स आ जाए उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तब भी रिजल्ट दोनों ही कंडीशन पर, यहाँ पर 1 अपॉन साइन, अगेन साइन, फिर साइन साइन कैंसिल, बचा क्या हमारा जो भी x के साथ था x, क्लियर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब बाहर इनवर्स होता है तो याद रखना सबके सब, हमें हमेशा फिर क्या याद रखनी है, स्टार्टिंग से जिस पर कह रहा हूं 6 फंक्शन 6 रेंज, तो हमें रेंज याद रखनी है -π/2 तो +π/2, लाइक ऐसे ही लिखा है, बाहर इनवर्स वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दें, और बात यह है कि दोनों सेम हो, साइन के साथ साइन हो, कॉस के साथ कॉस हो, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स। उस सिचुएशन पे क्या होता है, इनवर्स वाला टर्म विदाउट इनवर्स वाले टर्म को कैंसिल कर देता है, जो बचता है वो रिजल्ट होता है, लेकिन कब, जब वो बिलोंग करे किससे, इसकी रेंज से, तो कॉस है तो 0 to π, क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही लिखना चाहें तो पहले इनवर्स वाला फंक्शन, देन उसी से रिलेटेड विदाउट इनवर्स वाला फंक्शन, दोनों tan tan है, tan tan टनाटन, tan tan टनाटन, कैंसिल आउट, क्या बचा केवल और केवल x। फिर बात वहीं फंसेगी कहां पे, जहां पर आ जाएगी रेंज, तो रेंज क्या होगी -π/2 तो +π/2। फर्स्ट प्रॉपर्टी में रेंज बिलोंग करती है कुछ केसेस में कॉस के, सेक के एंड कॉट के, मतलब जिनमें पाई होता है, π/2 के केस में रेंज बिलोंग नहीं करती। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में पहले इनवर्स हो उसके बाद विदाउट इनवर्स हो, दोनों एक ही फंक्शन से रिलेटेड हो, साइन के साथ साइन हो, कॉस के साथ कॉस हो, tan के साथ tan हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आंसर तो हमारा लिखा रखता है बुक में ही, लेकिन याद रखना एग्जामिनर यही हम लोग को घुमाता है कि हम लोग देखे अरे वाह साइन साइन कैंसिल करो, जो बच्चा सीधे रिजल्ट, लेकिन याद रखना अगर वो रेंज के अंदर होगा तब तो हमारा आंसर सही, अदरवाइज गलत। अब इन्हीं प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्लाई भी तो देख लें, ऐसा थोड़ी नहीं थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल कहाँ करें, तो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, पता है उग रहे हैं तो थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल भी कर लो साथ साथ। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या था कि बाहर इनवर्स वाला टर्म हो, अंदर सेम विदाउट इनवर्स वाला हो, तो ये दोनों कैंसिल होकर के सीधे रिजल्ट आ जाता था। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन एक चीज मैंने वहां पर क्या कहा था कि बात कहाँ पे फंसेगी, रेंज पर। तो रेंज यहाँ पर आते हैं, पहला स्टेप तो वही कर लेते हैं क्या कि लाइक लिखा है cos इनवर्स cos 13π/6 इज इक्वल टू a, सपोज कर लिया। अब अगर a लेट किया है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, a को बिलोंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू cos, cos की रेंज कहां तक, तो 0 से पाई। फिर यहां पर वही लिखेंगे क्या, लेस देन आर इक्वल, जो हमने लेट किया, अगेन लेस देन आर इक्वल, इतना क्लियर। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू cos 13π/6। वैसे तो cos cos कैंसिल होकर के सीधे रिजल्ट क्या 13π/6 हो जाना चाहिए। एक बार जरा चेक करते हैं, 13 इंटू पाई की वैल्यू 180/6, 6 1 जा 6 3 जा 18, 0 आ गया, 30 हो गया। 13 इंटू 3 किया तो 3, 13 3 जा 39 हो गया, एक 0 और बचा था वो लगा दिया। अब ये एंगल हो गया कितना, 390 हो गया ना। अब मैंने कहा कॉस की रेंज कहाँ, 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 180 से ज्यादा नहीं,
भैया 390 आ गया तो 390 तो 180 से तो बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोगों को, इसको ऐसा ब्रेक करना होता है कि रेंज में भी आ जाए और अपना रिजल्ट भी दे दे। और ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट इतना है कि आप इसको हमेशा यही चीज बनानी है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13π/6 ही लाना है और कुछ नहीं। और ब्रेक करने का एक कॉन्सेप्ट कि हमेशा क्या होना चाहिए, cos इज इक्वल टू cos, पहले पाई होना चाहिए, पाई में ही हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर करके ही लाना होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद पाई होना चाहिए या पाई का मल्टीपल होना चाहिए। लाइक ये हो गया पाई, अगर मैं इसे लिख लूं 2π + π/6 कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 12 + 1 किया 13, 13π/6 वही तो लिखा है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज याद रखना है हम लोगों को। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि पहला ये वाला जो भी नंबर होगा दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का मल्टीपल हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है। बट एक चीज याद रखना, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी केस में रिजल्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू ना चेंज कर देना। ऐसा नहीं कि अपने मन की कुछ भी लगाते रहो, बाय प्रैक्टिस ये अपने आप आएगा। हमेशा क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट तुम्हारे ऊपर है। लाइक ऐड करने से क्लियरली 1 है तो क्लियर। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि भैया हमेशा पाई में काहे करा रहे हैं आप, तो पाई का एक रीजन याद करो, जब हम लोगों को क्लास 9th में गए थे तो वहां पर ASTC क्वाड्रेंट पढ़ाए गए थे कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है। तो मुझे पता है केवल दो, 180 और 360 के केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, यही तो था। केवल 90 और 270 के केस में चेंजेबल है, इसीलिए हमेशा किसमें ब्रेक कराते हैं हम, पाई में। ठीक, अब इसको क्या पढ़ेंगे, cos अल्फा या cos A इज इक्वल टू cos 2π + थीटा, या कह सकते हैं cos 360 + थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा। सीधे सीधे लिखेंगे cos A इज इक्वल टू cos π/6, cos cos कैंसिल, A की वैल्यू आ गई π/6। π/6 का मतलब क्या, 30 की 60, तो 180/6, 6 1 जा 6 3 जा 18, मतलब 30। और 30 देखते हैं क्या है, हमारे जो रेंज है किसकी, कॉस की, रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एनी डाउट? नो डाउट, ऑनलाइन क्लासेस है भाई। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या ब्रेक करने में आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज आप सब कमेंट करिए, तो क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ना, और ट्रिक के साथ, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सेकंड वाला, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, पूरा ही रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर और बेस देख लेते हैं, लाइक साइन इनवर्स साइन 3π/5। रूल तो यही है कि भैया साइन इनवर्स है विदाउट इनवर्स है, दोनों को कैंसिल कर दो, सीधे रिजल्ट 3π/5 हो जाना चाहिए। लेकिन याद करते हैं साइन की रेंज, तो पहले जरा इसको सॉल्व करते हैं। 3π का मतलब 180/5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 आया, 5 6 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 36 × 3, 3 6 जा 18, कैरी 1 आया, 3 3 जा 9 + 1 10 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई, 108। और मैंने कहा था कि रेंज जरूर याद रखना है ऐसे कंडीशन पे, मतलब अकॉर्डिंग टू रेंज। और साइन की रेंज जाती कहां तक है, -π/2 to +π/2, मतलब -90 से +90, और हमने सॉल्व किया तो 108 आ रहा था। तो मतलब यहाँ पर वो रूल तो ब्रेक कि भैया कैंसिल इनवर्स और विदाउट इनवर्स कैंसिल होकर के रिजल्ट वो कैंसिल।
तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ए लेट करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, चलो इस बार एक्स कर लेते हैं, ठीक। सब बुक में एक्स एक्स दिया है तो कहोगे कहाँ से करना है, तो एक्स की कंडीशन क्या बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, साइन दिया है तो -π/2 से +π/2 तो लिखना है, बट कंडीशन क्या, ये तो हमारी रेंज हो गई, हमारा रिजल्ट कहाँ पे होगा, इनके बीच में, तो इज लेस देन आर इक्वल किसके, जो फंक्शन लेट किया x अगेन इज लेस देन आर इक्वल π/2, क्लियर। फिर क्या करते हैं, साइन को उठा करके उधर भेज दिया, तो साइन x इज इक्वल टू साइन 3π/5, क्लियर। अब यहाँ ऐसा ना करना कि साइन साइन कैंसिल कर देना, मैंने अभी दिखा दिया कि इसकी रेंज से बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, वही ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट, साइन x इज इक्वल टू, और ब्रेक करने के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा ब्रेक करेंगे पाई प्लस माइनस, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे साइन पाई प्लस, अगर 2π/5 कर दें, देखते हैं, तो 5 × 5 + 2 7π हो रहा है, मतलब गलत, इस बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 5 × π 5π - 2π किया तो कितना आ गया, 3π/5, मतलब जो मैंने किया वो सही है। इसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन 180 - थीटा, साइन थीटा मतलब कितना, साइन 2π/5, अब इसको क्या करते हैं, फिर साइन साइन कैंसिल, x इज इक्वल टू 2π/5, क्लियर। अब इसके बाद अभी भी अपने आप से खुश मत हो जाओ कि नहीं अब रिजल्ट आ गया, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 180/2π/5 आया ना, 2 × 180, फिर वही 5 × 1 5 5 3 15 कैरी आया, 3 बच रहा है, तो 3 और 0 5 6 30 हो गया, तो 2 × 36 इज इक्वल टू कितना, 36 2 72, अब ये हो गया कितना 72, रेंज आते हैं कि -π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में अगर रिजल्ट आ रहा है किसके केस में, साइन के केस में, तो जो भी मैंने काम किया वो बिल्कुल करेक्ट है, आंख मूंद करके सही लगा देना, हो गया क्वेश्चन, क्लियर। जैसा कि हमने कहा था भैया हो जिससे डर लगता है हमें, फिर से वही काम करते हैं, आज कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क तो नहीं कह सकते भाई, देखो टेक्नोमेट्री हमें तभी आएगी जब हमें उससे रिलेटेड फार्मूले आएंगे, तो मैं जल्दी से फार्मूले लिख देता हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वो सारे फार्मूले हैं जो हमने पहली क्लास में पढ़े हैं, क्लास 10th के ही हैं, 12th का फिलहाल अभी कोई नया फार्मूला नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 12th तो अपने आप हो जाएगा ना। फर्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये 1 याद रखना तभी होगा जब स्क्वायर तो हो दोनों साइन और कॉस के, बट इनके एंगल भी एक होने चाहिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1 होगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये होगा, तो यही चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी, एंगल का बहुत ध्यान रखना है फार्मूले में। नेक्स्ट सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, कैसे 1 + tan, माइंड में कैलकुलेट करते नहीं याद आ रहा है, 1 + tan, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो 1 + sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या हो गया सेक स्क्वायर, ऐसे ही cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा, sin 2a 2 sin a * cos a, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज तो यहाँ पर इसका कम है, सबसे ज्यादा इसका है साइन का tan में रिलेशन, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, एक चीज याद रखना, sin 2a और cos 2a के दोनों के केस में क्या होता है कि अपॉन में प्लस होता है कि 1 + tan स्क्वायर a, बस tan 2a के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट, नीचे क्या कर देना माइनस कर देना, बाकी पूरा फार्मूला चलने देना। ऐसे ही cos 2a का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पूरी लाइफ में जब तक तुम्हारी 12th है, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मैथ में सब जगह तुमसे पूछेगी, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, सबसे ज्यादा इन दोनों रिजल्ट को, cos 2a cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा 1 - 2 sin स्क्वायर है, इसका अगला नेक्स्ट फॉर्म
2 cos स्क्वायर है -1 एंड cos का tan में तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये फॉर्म याद रख लेना। ऐसे ही sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a एंड अगेन cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और इसी के थोड़ा सा और आगे फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हुए थे उन्हीं पर देख लेते हैं। tan a प्लस b का तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस। सेम जस्ट अपोजिट, अगर tan a माइनस b का पूछता है तो ऊपर माइनस कर देना, नीचे प्लस कर देना, फॉर्मूला दोनों का सेम। ऐसे ही sin a प्लस b का तो sin a cos b, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। साइन के केस में cos होगा तो पहले ही आ जाएगा cos a cos b। अगर cos में यहाँ पर प्लस है तो बीच में माइनस, और माइनस है तो प्लस। इन चारों फॉर्मूलों में एक चीज हमेशा कॉमन रहेगा कि सबसे लास्ट में हमेशा साइन b आएगा। याद करने की ट्रिक अगर याद रखना है तो साइन b को हमेशा लास्ट में करना है बस। cos का आ जाए तो cos प्लस का होगा तो बीच में माइनस, माइनस होगा तो बीच में प्लस। स्टार्टिंग में ही cos cos, वहां पर साइन साइन, साइन होगा तो साइन cos, अगेन साइन cos। क्लियर? तो बस इतने से ही फॉर्मूले रख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। प्लीज आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही मैथ्स में आपको और भी ट्रिक दूंगा, और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। और मैं बता दूं पूरी की पूरी ML अग्रवाल को आप सबके साथ नवंबर तक खत्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके क्लास, थैंक यू।